अपनी ये जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, आज ये इसकी 8th वीडियो है और इस सीरीज में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाऊंगा वो सबके सब चैप्टर वाइज फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब ये सीरीज कंप्लीट हो उस समय तो आपको वो फीलिंग सेटिस्फेक्शन आए ही कि मेरे सारे के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। उसके अलावा जब आप एक वीडियो भी पूरी करते हो तो आपको ये फील, ये सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के मेरे इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। जैसे आज अपन कंजंक्शन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी ना हो। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पिंड कमेंट के अंदर मेरी ऐप का लिंक है, उसको इंस्टॉल कर लो। होम पेज पे ही फ्री पीडीएफ नाम से आइकन दिखेगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आ जाइए करते हैं शुरुआत। कॉन्सेप्ट नंबर 71 अपनी सीरीज के हिसाब से, दीज को रिलेटिव कंजंक्शन जॉइन द वर्ड्स ऑफ सेम रैंक। ये जो को रिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं ये सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करती हैं। अब सबसे पहले तो समझो को रिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है। रिलेटिव आपके सगे संबंधी, साथ रहने वाले, है ना, समय पे काम आने वाले। हालांकि ऐसा जनरली होता नहीं, लेकिन फिर भी रिलेटिव जो आपके साथ रहे। ऐसे ही कंजंक्शन जो साथ में चलती हैं, जो पेयर में चलती हैं, जो जोड़े में चलती हैं, ठीक, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर के साथ और हो गया, बिटवीन के साथ एंड हो गया, है ना। ऐसी कंजंक्शन जो जोड़े में चलती है, एक पेयर में चलती हैं, यानी इन दोनों का एक जोड़ा है, इन दोनों का एक पेयर है, इन दोनों का एक पेयर है। ऐसी जोड़े में, पेयर में चलने वाली कंजंक्शन को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। इतनी बात क्लियर हुई। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन तो बहुत सारी हैं, आपने कोर्स में ही पढ़ी होंगी, वरना आज भी मैं आपको बहुत सारी पढ़ाऊंगा। उनमें से ये जो पर्टिकुलर 4 है, इनके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है, और वो एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करते हैं। यानी एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से, एक वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, नाउन और प्रोनाउन की रैंक सेम होती है। समझना मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैं सेंटेंस कहूं, ईदर कुणाल और राजेश, ईदर कुणाल और राजेश, दो नाउन कनेक्ट हो रहे हैं। आप यहां पे ये नहीं लिख पाओगे ईदर कुणाल और प्ले, नहीं लिख पाओगे। इधर ईदर के बाद अगर नाउन प्रोनाउन है तो और के बाद भी नाउन प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही यू शुड ईदर स्लीप और स्टडी, या तो तुम्हें सो जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। ईदर स्लीप और स्टडी, दो वर्ब कनेक्ट हो रही है। यहां पे आप ऐसे नहीं लिख पाओगे यू शुड ईदर स्लीप और अजय। मेरी बात आई समझ में? तो ईदर के बाद अगर नाउन प्रोनाउन है तो और के बाद भी नाउन प्रोनाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। नीदर के बाद अगर एडवर्ब है तो नॉर के बाद भी एडवर्ब आएगा। कहानी क्लियर हुई? तो ये को रिलेटिव कंजंक्शन तो बहुत सारी हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस में से ये वाली जो 4 जोड़े हैं ये सेम रैंक के वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। इस पर सवाल कैसे आता है आओ समझते हैं। पहले आप ट्राई करो एक बार इन सेंटेंसेस को अपने आप, रोज वाला वही काम, वीडियो पॉज करो, अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, आ जाओ। यू हैव अ लॉन्ग वीकेंड कमिंग अप, सो ईदर यू कैन गो फॉर अ वेकेशन और स्टे एट होम। ठीक है, मतलब लंबी छुट्टियां आ रही हैं, एक लंबा वीकेंड बन रहा है, यानी सैटरडे संडे के साथ कोई सरकारी छुट्टी और क्लब हो गई, है ना। एक लंबा वीकेंड आ रहा है तो या तो तुम वेकेशन के लिए जा सकते हो या घर पर रह सकते हो। अब देखना क्या हो रहा है। ईदर के बाद आपने लिख दिया यू, या तो तुम, या तो तुम, या फिर कोई और के बाद भी कोई नाउन प्रोनाउन लिखना पड़ेगा फिर तो। लेकिन ऑप्शन किस चीज के बीच में देना? ऑप्शन दो चीजों के बीच में देना है, या तो छुट्टियों के लिए चले जाओ या घर पर रहो, इन दो चीजों के बीच में ऑप्शन देना है। और आपने ईदर लगा दिया यू से पहले, यू का थोड़ी ऑप्शन देना है किसी के साथ। तो यानी ये जो ईदर है इसकी पोजीशन सही नहीं है। इसकी जो पोजीशन है वो होनी चाहिए थी यू कैन ईदर गो, यहां पे। सारी बात समझे? कैन अंडरस्टूड है, इसके साथ भी यू कैन ईदर गो फॉर वेकेशन और स्टे एट होम। क्लियर हुई इतनी बात? ईदर के बाद भी वर्ब आ गई और के बाद भी वर्ब आ गई। ऐसे ही द न्यू टीचर टीचेस देम नॉट ओनली मैथमेटिक्स, जो नया टीचर है ना उन्हें मैथमेटिक्स, ना सिर्फ उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाता है। अब ये सेंटेंस सही हो सकता था अगर इसमें ऐसे लिख दूं, द न्यू टीचर टीचेस देम नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो फिजिक्स। जो नया टीचर है वो ना सिर्फ उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाता बल्कि फिजिक्स भी पढ़ाता है। नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो फिजिक्स, दो नाउन कनेक्ट हो जाते, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ देखना, द न्यू टीचर टीचेस देम नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो प्रोवाइड्स करियर काउंसलिंग टू देम।
जो नया टीचर है वो ना सिर्फ उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाता है बल्कि बल्कि करियर काउंसलिंग भी देता है। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना वो क्या क्या करता है, दो चीजें क्या कनेक्ट कर रहा है, एक तो मैथमेटिक्स को पढ़ाने का काम और दूसरा करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करने का, ये दो काम करता है। मैथमेटिक्स और कोई दूसरी और चीज में चॉइस नहीं है, ये दो एक्शन में कहना है कि इसके अलावा ये भी करता है। क्या करता है, एक तो पढ़ाता है, ये नॉट ओनली की पोजीशन होनी चाहिए थी वर्ब से पहले, क्योंकि ऑल्सो के बाद भी बट ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ब है। नया टीचर जो है वो ना सिर्फ पढ़ाता है मैथमेटिक्स बल्कि बल्कि उन्हें करियर काउंसलिंग भी देता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा जी, बोथ माई फ्रेंड, अब ये थोड़ा सिंपल एरर हो गया। जैसे ईदर के साथ और का पेयर है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर है, बोथ के साथ किसका पेयर है, सुनने बोलने बहुत अच्छा लगेगा, एज वेल एज भी। लेकिन बोथ के साथ पेयर है जी आपका एंड का। बोथ के साथ किसका पेयर है, एंड। बोथ माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू वॉच हॉलीवुड मूवीज इन आर फ्री टाइम। दोनों, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों पसंद करते हैं हॉलीवुड फिल्में देखना हमारे फ्री टाइम में। कॉन्सेप्ट नंबर 72 पर आ जाइए। को रिलेटिव कंजंक्शन के पेयर आसान है। देखो कंजंक्शन चैप्टर जो होता है ना, इसमें जो को रिलेटिव कंजंक्शन के पेयर है, ये जब आप पहली बार पढ़ते हो तो शायद आपको थोड़ा सा ऐसे लगे यार कुछ नई चीज आ गई या याद सी करनी पड़ रही है, लेकिन कंजंक्शन चैप्टर के एरर जो होते हैं सबसे आसान होते हैं अगर बाकी चैप्टर से कंपैरिजन किया जाए पहचानने में। ठीक है, रटे रटाए से एरर होते हैं भी। अच्छा, नॉट ओनली से शुरू हो रहा तो अच्छा इन्वर्जन बनेगा, या फिर ये वाला एरर बनेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये वाला स्ट्रक्चर बनता है ना। हार्डली स्कार्सली से आया तो आगे व्हेन आएगा, मतलब रटे रटाए से सवाल ज्यादा आते हैं कंजंक्शन चैप्टर के। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर, जैसे मैंने अभी आपको पेयर पढ़ा ना, ईदर और नीदर नोर, ऐसे हार्डली स्कार्सली के साथ पेयर है व्हेन का, नो सूनर के साथ पेयर है देन का। लेकिन आपको इसी के साथ एक चीज और याद आ रही होगी, मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर के जब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए तो वहां पे एक इन्वर्जन नाम से आपको चीज बताई थी कि अगर एडवर्ब से शुरुआत हो गई तो फिर इन्वर्जन भी लगाना पड़ता है, यानी हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। कुछ याद आ रहा है? दोनों चीजें अप्लाई करके दिखाना जरा, करो इन सेंटेंसेस पे अप्लाई। आ जाओ। हार्डली हैड आई स्टार्टेड हैविंग माई ब्रेकफास्ट देन द बेल रैंग। मैंने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया ही था जब बेल बजी। ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, अच्छा जी, अब हार्डली यानी एडवर्ब से शुरुआत हुई है तो इन्वर्जन लगा हुआ, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले गई हुई है, वो वाला एरर तो इसमें है नहीं। इसमें एरर है हार्डली स्कार्सली के साथ पेयर होता है भाई व्हेन का, हार्डली स्कार्सली के साथ पेयर होता है व्हेन का। ठीक है, अगर मान लो कभी खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई अंडरलाइन करके या फिलअप बना के ऑप्शन कर दे और व्हेन ना दे, हार्डली स्कार्सली के साथ अगर व्हेन ना दे तो फिर बिफोर भी चल जाता है, लेकिन अगर बिफोर और व्हेन दोनों हैं तो व्हेन को ही प्रेफर करना। स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द ऑफिस व्हेन एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। वो ऑफिस के अंदर एंटर हुआ ही था जब सबने हंसना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर होता है, वो वाली गलती तो नहीं है, इसमें इन्वर्जन की गलती है। अब काफी बार बच्चे कहते हैं, जैसे कोई डाउट पूछता है, अब तो खैर ऑनलाइन का जमाना आ गया, जब ऑफलाइन पढ़ाया करते थे ना तो बच्चे ऐसे डाउट लेके आते तो ऐसे झलक ये आएगा इसमें, सर पूरा सेंटेंस तो पढ़ लो। अब बिना पढ़े कैसे बता रहे हो? अरे भाई, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको पता है कि स्कार्सली हार्डली अगर सेंटेंस के शुरू में दे रखे हैं ना तो इसका मतलब दो टाइप के एरर क्रिएट हो सकते हैं, या तो इन्वर्जन वाला क्रिएट होगा या कोरिलेटिव कंजंक्शन वाला क्रिएट होगा। तो ऐसे जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी ये चीज़ ऐसे मजाक लगने लगेगी, वर्ड देखते पता चल जाएगा अच्छा ये एरर आएगा, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत है इन्वर्जन की, आपको इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द ऑफिस ऐसे करना पड़ेगा। नो सूनर हैड द डांस परफॉर्मेंस एंडेड, डांस परफॉर्मेंस एंड हुई थी जब ऑडियंस ने चीयर करना शुरू कर दिया उस डांसर के लिए। अब इन्वर्जन वाली गलती तो नहीं है, लेकिन नो सूनर के साथ पेयर किसका है, THAN वाले देन का। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना वो इसको हिंदी से करने की कोशिश करते हैं और फिर वो समझते हैं कि यहाँ पे THEN वाला देन आएगा। वो पता क्या हिंदी करेंगे कि ये हुआ ही था तब, और THEN वाला देन लगा देंगे। अरे भाई समझने की कोशिश करो, नो सूनर ने वो जो आप कहना चाह रहे हो ना कि ये हुआ ही था, वो वाला काम तो कंपैरिजन वाला तो इसने कर ही दिया। लेकिन अब कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सी कंजंक्शन आती है, टॉलर देन, वाइजर देन, ब्रेवर देन, वो कौन सा देन होता है, THEN वाला के AN वाला,
ऑब्वियस बात है कंपैरेटिव डिग्री है तो THAN वाला आएगा, हाँ के ना। तो हिंदी से वो कंफ्यूज मत हो जाना कि THEN वाला लिख दो कहीं यहाँ पे। नेक्स्ट पर आ जाइए, ये कुछ और कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर है। ठीक, अभी मैं कह रहा हूँ ना जैसे कंजंक्शन में ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं, इजी इजी सी चीज़ें। अब इसके अंदर भी भाई अगर आप बात करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हीं का जोड़ा क्यों है, तो इसको भी लॉजिकली समझा सकता है। कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ टॉलर देन वाइजर देन ये वाला आता है। अच्छा ये हुआ ही था जब ये हुआ, जब वाला मीनिंग देने के लिए क्या आता है, वैन आता है, इसलिए ये पेयर बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भी एक रट्टा है, ये भी लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो या तो ये या फिर ये ऑप्शन देना है, इसलिए और का पेयर बना है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, अब ये बल्कि ये भी किसका, बट ऑल्सो बल्कि ये भी, ना तो ये और ना ही ये, नीदर नॉर, दोनों, ये भी और ये भी, और ये सारे पेयर भी लॉजिकल है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से बना दिए, इनको आप मीनिंग से देखोगे तो पेयर भी सारे लॉजिकल हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, ऑल दो या फिर दो के साथ पेयर होता है या तो येट का या फिर कॉमा का। यानी जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो, इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अब दो क्लॉज लिखे आपने, इफ यू कम लेट पहला क्लॉज, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अब कंजंक्शन इफ शुरू में लगा दी तो दो क्लॉज के बीच में क्या है, कॉमा आया, है ना। अगर मैं कंजंक्शन बीच में लिखता हूं तो जरूरत नहीं पड़ेगी कॉमा की। कैसे, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट। अब कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, कंजंक्शन शुरू में लगाई तो दो क्लॉज के बीच में कॉमा लिखना पड़ गया, और कंजंक्शन बीच में लगाई तो जरूरत नहीं पड़ रही। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि या तो ऑल दो और दो अकेले ही चलाओ, कोई जोड़ा बनाओ ही मत। ऑल दो को शुरू में लगाओगे तो बीच में कॉमा आएगा, और अगर जोड़ा बनाना है तो फिर येट से बनेगा। दोनों में फर्क क्या होता है, स्ट्रेस का फर्क होता है। अभी सेंटेंस से आपको समझाऊंगा। ये दो सिमिली हैं जी, आपको याद हो तो एक सिमिली नाम से स्ट्रक्चर पढ़ाया था। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वो उतनी ही सुंदर है जितनी उसकी सिस्टर है। कंपैरिजन करने काम आता है, और कंपैरिजन में भी बराबर कहने काम आता है। ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, राहुल इज एज टॉल एज अजय, बराबर कहने के काम आता है। तो पॉजिटिव बात करनी है कि वो भी उतना ही लंबा है, वो भी उतना ही स्मार्ट है, वो भी इतना इंटेलिजेंट है, तो एज लगाया करो। नेगेटिव बात करनी है तो सो एज लगाया करो कि वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो उतनी सुंदर नहीं है। एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो जाता है, सो एज सिर्फ नेगेटिव में होता है। लेकिन कभी अगर देखो नेगेटिव में ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो, एज भी हो सो एज भी हो, तो क्या करोगे, सो एज को प्रेफर करोगे। क्लियर होगी इतनी बात। लगा हुआ तो एरर नहीं है, लेकिन मतलब डैश लगाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिलअप हो, और दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तो नेगेटिव के लिए सो एज को प्रेफर करना है। आओ सेंटेंस से समझते हैं, करो ट्राई। हाँ जी, ये दो लिखना था, टाइपिंग एरर रह गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। दो देयर वर मैनी पीपल इन द म्यूजियम, म्यूजियम में बहुत सारे लोग थे। हालांकि म्यूजियम में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अब ऑल दो और दो के साथ किसका पेयर होता है, या तो कॉमा लगाओ या येट लगाओ। कहने का मतलब ये जो बट यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही नहीं है, या तो आप यहाँ पे येट लिख लो, या फिर इसको हटा के आप एक कॉमा लगा दो बस। लेकिन एक वर्ड हटा रहे हो तो यानी स्ट्रेस तो वो देना चाह रहा है। अब देखो आपको मीनिंग में दोनों में फर्क बताता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग थे म्यूजियम में, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, ठीक है। और येट लगाओगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, हालांकि बहुत सारे लोग थे म्यूजियम में फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस था। और स्ट्रेस बढ़ाना है तो येट लगाओ, वरना अकेले कॉमा से भी काम चल जाएगा, यानी दो ऑल दो अकेले भी चलते हैं। ठीक है, पेयर बनाना कोई जरूरी नहीं होता। दो ऑल दो के साथ बीच में कॉमा लगा के भी चलेगा, येट लगा के भी चलेगा, येट में स्ट्रेस ज्यादा होता है, बस इतनी बात है। ये टाइपिंग एरर थ्रू नहीं है, दो था, इसको मैं ठीक कर दूंगा। राधिका इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी यूज टू बी इन हर 10th स्टैंडर्ड। राधिका उतनी इंटेलिजेंट नहीं है अब जितनी वो अपने 10th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी। नेगेटिव बात करनी है, सो एज नेगेटिव के लिए ही लगता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है। राधिका उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी वो 10th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी। नाउ भी लिख सकते हैं, पर राधिका इज नॉट सो इंटेलिजेंट नाउ एज शी यूज टू बी, ऐसे भी कर सकते कि अब उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी वो उस समय हुआ करती थी।
शिवम की जो गाड़ी है वो उतनी ही एक्सपेंसिव है जितनी मेरी गाड़ी है, शिवम की गाड़ी उतनी ही महंगी है जितनी मेरी गाड़ी है, लेकिन उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। अब यहाँ पे बात कैसी करनी है, पॉजिटिव। एज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आ सकता है। यहाँ पे अगर एज दिया होता ना, राधिका इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज, तो भी नो एरर ही होता। सो एज में भी नो एरर है, एज में भी नो एरर है। लेकिन पॉजिटिव वाला जो है वो सो एज नहीं कर सकता, वो एज ही कर सकता है। तो यहाँ पे एरर है, अपने को एज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक बार फिर बता रहा हूँ, एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आ सकता है, सो एज सिर्फ नेगेटिव के लिए आता है। तो एक तो एरर ऐसे हो सकता है कि पॉजिटिव बात होगी और सो एज लगा रखा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, कई बार जैसे ये सेंटेंस है, इसके अंदर क्या करेगा, मान लो डैश लगा के अंडरलाइन करके दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि एज लगाएं कि सो एज लगाएं, है ना। तो नेगेटिव के लिए सो एज को प्रेफर करना, भले ही एज ऑप्शन में हो तो भी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगी बात। और पेयर देख लो, सो के साथ दैट का पेयर है, टू के साथ इन्फिनेटिव का पेयर है। जैसे मैं कहूँ, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार। तो आप एक एडजेक्टिव के साथ सो लगा के उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो। अब फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, जैसे आपने देखी है ना। ये तो सिमिली थी, खैर इसमें तो क्या ही बताऊँ, एज कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जितना ये उतना ही ये। इसको देखो, वो इतना स्मार्ट है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, वो इतना अमीर है कि कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। सो का क्या काम है, इंटेंसिटी उठाना। इतना अमीर है, इतना स्मार्ट है, आगे किससे कनेक्ट करें, की से, और दैट का मीनिंग क्या होता है, की। हरी बात समझे। ऐसे ही इसका इससे कनेक्शन है। ही इज टू पुअर टू बाय दिस कार, कहने का मतलब, इसमें नॉट लिखते नहीं है लेकिन नॉट अपने आप आ जाता है, क्योंकि टू का मतलब ही होता है जरूरत से ज्यादा, है ना। तो इज टू पुअर टू बाय दिस कार, यानी वो इतना गरीब है कि ये गाड़ी नहीं खरीद सकता। ही इज टू ओल्ड टू वॉक अलोन, यानी वो इतना बूढ़ा है कि वो अकेला नहीं चल सकता। ही इज टू डम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब वो इतना बेवकूफ है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। ये पेयर्स हैं जी, करके दिखाओ। हाँ जी, डंबल जो थे वो इतने हैवी थे कि उसकी नसों में, उसकी रिस्ट में, उसकी कलाई में खिंचाव आ गया उनको उठाते समय। ठीक, अब दैट लगा के आगे क्लॉज बना रखा है, तो फिर कैसे बनाओगे, तो हैवी से बनाओगे। आर्यन जो था वो बहुत ज्यादा थका हुआ था पार्टी के बाद, मतलब इतना थका हुआ था पार्टी के बाद कि वो अटेंड नहीं कर पाया क्लास। इतना थका हुआ था, इंटेंसिटी बढ़ानी है, की वाला मीनिंग है, तो कैसे करोगे, सो टायर्ड। अब इनको करो जरा। उसके जो मार्क्स हैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर, हिज मार्क्स इन ट्वेल्थ क्लास वर सो लो, वो इतने कम थे, कितने कम थे कि उसको एडमिशन नहीं मिल सकता था। अब या तो दैट लगा के लिखा होता, सो लो दैट ही कैन नॉट गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, या तो दैट लगा के लिख रखा होता तो सो ठीक हो जाता, लेकिन आगे तो इन्फिनेटिव है, हाँ कि ना। तो इस केस में कैसे बनाओगे, टू लो टू गेट एडमिशन। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें नॉट लिखते नहीं है लेकिन अपने आप नॉट आ जाता है मीनिंग से। उसके जो मार्क्स हैं वो टू लो टू गेट का मतलब ही है कि वो इतने कम है कि एडमिशन नहीं मिल सकता अच्छे कॉलेज में। ही वॉज टू ओल्ड टू वर्क, अब फिर से इन्फिनेटिव बन गया, इन्फिनेटिव आ गया तो पेयर किसके साथ बनेगा, टू के साथ। कि वो इतना इतना बूढ़ा है कि वो अकेले नहीं चल सकता, इसलिए अपने साथ उसको एक छड़ी रखनी पड़ती है हमेशा। नेक्स्ट पर आइए, फिर से और को रिलेटिव कंजंक्शन के पेयर देख लो। बिटवीन के साथ एंड का पेयर होता है और लेस्ट के साथ शुड का पेयर होता है। ये तो आपने देखो सुन ही रखा होगा, है ना। बिटवीन 10 AM एंड दिस, मैं ये काम करता हूँ। शी वॉज सिटिंग बिटवीन अजय एंड कुणाल, बिटवीन के साथ एंड का पेयर है, इन दोनों के बीच में, बीच में इसके और इसके, और बीच में, बीच में इसके और इसके, इसलिए बिटवीन के साथ एंड का पेयर है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, मे इट नॉट हैपन। अभी सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा कि तुम्हें तेज भागना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी छूट जाए। तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, है ना। तो उसके लिए लेस्ट और शुड का पेयर यूज होता है। आओ देखते हैं, करके दिखाओ।
हाँ जी, आ जाओ। ब्रिटिश राज उस पीरियड को कहते हैं, ब्रिटिश राज वो पीरियड था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, इससे इसके बीच में। बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन के साथ किसका पेयर है जी, एंड का। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा सर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। हाँ बच्चे, फ्रॉम के साथ टू बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अपन लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करते हैं, तो इसलिए यहां से अपन एंड वाला प्रेफर करेंगे। अवार्ड फंक्शन शुरू हो चुका है और चीफ गेस्ट जो है वो इस और इसके बीच में आएगा, 9 से 10 के बीच में आएगा। अब देखो यहाँ फ्रॉम और टू नहीं लिख पाओगे, है ना। विल अराइव फ्रॉम दिस टू, फ्रॉम और टू का पेयर होता है जब आप कहना चाहते हो ये चीज यहां शुरू हुई और यहां तक चली, है ना। और बिटवीन एंड का मतलब होता है कि इसके बीच में, तो यहां पे फ्रॉम टू नहीं लग पाएगा, हल्का मीनिंग में फर्क है, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है कि फ्रॉम टू लगा लो बिटवीन एंड लगा लो, कोई भी ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर मान लो मैं कहूं अंजलि वॉज सिटिंग, अंजलि वॉज सिटिंग बिटवीन अजय एंड कुणाल, ये तो हो सकता है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंजलि वॉज सिटिंग फ्रॉम अजय टू कुणाल, नहीं लिख पाऊंगा ना। तो ऐसा नहीं कि दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम है, फर्क है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां दोनों लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अलग अलग ही रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे कहना है कि 9 से 10 के बीच में आ जाएगा चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनाना पड़ेगा। 10 घंटे के लिए पढ़ो डेली, डेली 10 घंटे के लिए पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लेस्ट के साथ किसका पेयर होता है जी, शुड का, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेस्ट यू शुड फेल योर एंट्रेंस एग्जाम। और देखिए जी, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा चाहिए इसके अंदर। ये जो वर्ड होता है सच, इसके साथ दो पेयर बनते हैं, या तो सच के साथ एज का पेयर बनता है या सच के साथ दैट का पेयर बनता है। इसको समझने के दो तरीके हैं, एक तो देसी तरीका हिंदी, सच के साथ एज का जब पेयर बनेगा तो हिंदी निकलेगी जो, जिसने, जिसको, इस टाइप की, ठीक है। सच के साथ दैट का जब पेयर बनेगा तब इसकी हिंदी निकलेगी की वाली, ठीक है जी। इसके अलावा अगर इसको ग्रामर से समझना है तो सच के साथ एज हम तब लगाएंगे जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत हो। अब अगर आपको याद है प्रोनाउन चैप्टर, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों बनते हैं। प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों काम करते हैं, कंजंक्शन बनने का भी काम करे, साथ में प्रोनाउन बनने का भी काम करे, यानी प्रोनाउन बनने का काम यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करे। और सच के साथ दैट हम तब लगाएंगे जब हमें सिर्फ कंजंक्शन चाहिए, कोई प्रोनाउन वाला काम ना करवाना हो, सिर्फ कंजंक्शन अपने को चाहिए। इस बात को सेंटेंस से ही और अच्छा समझा जा सकता है, और तुम्हें सेंटेंस दिखाता हूं। पहले अपने आप करो ट्राई, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, आई लाइक टीचिंग ओनली सच स्टूडेंट्स हु आर सीरियस अबाउट देयर करियर। आराम से एक बार तसल्ली करते, तीनों को इकट्ठा ही लेके चलते, दोनों तरीके से बताऊंगा, हिंदी वाले से बताऊंगा और ग्रामर से भी बताऊंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद है, मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद है जो सीरियस होते हैं अपने करियर को लेके, ठीक है जी। शी इज सच ए बैड टेम्पर्ड पर्सन, वो इतनी बैड टेम्पर्ड पर्सन है, बैड टेम्पर्ड यानी कभी भी जिसको गुस्सा आ जाए, वो इतनी बैड टेम्पर्ड पर्सन है कि कोई भी उसके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। इट वॉज सच ए फेरोशियस एंड ब्रूटल एनिमल, मतलब किसी जानवर के बारे में बात हो रही कि वो इतना फेरोशियस और ब्रूटल एनिमल था कि हर कोई प्रेफर करता था कि उससे दूर ही रहा जाए, उसके पिंजरे से दूर ही रहा जाए जू के अंदर। अब मान लो भैया कोई चिंपैंजी है उस टाइप का, हुड़दंग टाइप का, टी शर्ट पकड़ लेता है, आदमी अंदर खींच लेता है, या कोई शेर चीता इस टाइप का है भैया, थोड़ा सा भी ऐसे हाथ वाथ कहीं से उंगली भी टक जाए उसी टाइम खींच लेता अंदर। तो वो इतना फरोशियस और ब्रूटल एनिमल था कि हर कोई प्रेफर करता था कि भैया उसके पिंजरे से दूर ही रह जाए जू में। अब आपको मीनिंग से भी पता चल रहा होगा, मुझे मुझे पढ़ाना पसंद है सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को जो जो सीरियस होते हैं अपने करियर को लेके, जो वाला मीनिंग देना है। अब पढ़ने सुनने में देखो आपको यहाँ पे हु बहुत अच्छा लग रहा होगा, और जैसे ही मैं एज लिखूंगा आप कहोगे सर जच नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, है ना। दिल से एक आवाज निकलेगी ये ठीक नहीं हो सकता, अगर ये ठीक हो गया तो इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ दूंगा। आई लाइक टीचिंग ओनली सच स्टूडेंट्स एज आर सीरियस अबाउट देयर करियर। पढ़ने सुनने में बहुत अजीब लगेगा, है ना, बाकी आसान लगेंगे। देखो यहाँ फटाक से जैसे मैं लिखूंगा ना,
वो इतनी बैड टेम्पर्ड पर्सन है की वाला मीनिंग देना, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, कि कोई भी उसके साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। वो इतना खूंखार और ब्रूटल एनिमल था कि हर कोई प्रेफर करता था उसके पिंजरे से दूर रहना। ये तो अच्छे लग रहे हैं, ये गड़बड़ लग रहा है। एक्चुअली इसके पीछे जो है वो छुपी हुई ग्रामर है। क्या चीज, आपने जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे, हु पढ़ा है, हुम पढ़ा है, विच पढ़ा है, दैट पढ़ा है और व्हाट पढ़ा है, हाँ कि ना। उसके अलावा एज भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से काम कर लेता है। एज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। सच के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो एज आएगा। बस समस्या क्या है ना, हमें ये बात पता नहीं कि एज रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है ना। एज हम जानते हैं बस वो सिमिली वाला या किसी से कंपैरिजन वाला एज हम जानते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम एज लिखा हुआ दिखते हैं हमें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीखें, सोचें, समझें कि एज अपने आप में एक प्रोनाउन की तरह से भी काम कर सकता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है। और सच के साथ दैट कब लगाना, जब सिर्फ कंजंक्शन चाहिए हो। आओ अब इसको ग्रामर से करते हैं। आई लाइक टीचिंग ओनली सच स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद है। अब अगर आगे देखेंगे तो ये है आपकी वर्ब, जिसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये सीरियस आपका एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अबाउट प्रीपोजिशन है और करियर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस आर लिंकिंग वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला, यानी यहाँ पे मुझे एक ऐसा शब्द भरना है, क्योंकि देखो उस तरफ तो क्या चीज़ है, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, टीचिंग जो जिरंड है वो इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स है ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, ठीक। आई लाइक टीचिंग ओनली सच स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद है जो सीरियस होते हैं अपने करियर को लेके। ये जो आर लिंकिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट चाहिए और दो क्लोज है तो कंजंक्शन भी चाहिए। यानी ऐसा वर्ड चाहिए जो सब्जेक्ट भी बन पाए और साथ में कंजंक्शन का भी काम कर पाए, यानी रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन सच के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो ना हु आ सकता है, ना हुम आ सकता है, ना दैट आ सकता है, ना विच आ सकता है, ना व्हाट आ सकता है, सिर्फ क्या आ सकता है, एज आ सकता है। आई मेरी बात समझ में। अब काफी बच्चे भी सोच सकते हैं सर रिलेटिव प्रोनाउन ही चाहिए था, हु भी तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसको लगा दें। भाई ये याद करना पड़ेगा कि सच के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो फिर एज ही लगाना पड़ेगा और नहीं आ पाएगा कोई, ना हु, ना हुम, ना विच, ना दैट, ना व्हाट। अब इसको अगर देखें, वो इतनी बैड टेम्पर्ड पर्सन है कि कोई भी उसके साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। अब नो वन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, लिव मेन वर्ब है और ये इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम करती है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। लिव जो है अगर मैं कहूँ आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो अब ये हेयर तो एडवर्ब होता, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी बन रहा। लिव इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम कर देती है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट वर्ब को चाहिए नहीं, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ कंजंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, दैट लगा दिया। वो इतना फेरोशियस एनिमल था कि सबके सब प्रेफर करते थे उससे दूर रहना। अब देख पा रहे होगे एवरीवन जो है ये है सब्जेक्ट, एवरीवन है सब्जेक्ट, प्रेफर्ड है वर्ब और ये टू स्टे अवे ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, इन्फिनेटिव। आ रही बात समझ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ गई। यानी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, कंजंक्शन प्लस में प्रोनाउन बनने का काम करता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ गए तो प्रोनाउन तो चाहिए नहीं, हाँ क्या ना, क्योंकि प्रोनाउन क्या बनते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ सिर्फ कंजंक्शन चाहिए, इसलिए दैट आएगा। तो मीनिंग से समझ लो चाहे ग्रामर से समझ लो, अगर जिसको इस टाइप का मीनिंग आ रहा हो तो सच के साथ एज आएगा, की वाला मीनिंग आ रहा हो तो सच के साथ दैट आएगा। ग्रामर से समझना है, अगर आपको लगे कि अगले क्लॉज में आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, यानी ऐसा वर्ड चाहिए जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन बने, तो एज लगाना। अगर आपको सिर्फ कंजंक्शन चाहिए तो फिर दैट लगाना। दोनों में से कोई लगा लो, पेपर में हिंदी से थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट पर आ जाइए। डोंट यूज कंजंक्शन सो इफ कंजंक्शन एज इज ऑलरेडी यूज्ड। अब इस टाइप के काफ़ी रूल आपने पहले पढ़ रखे होंगे। अगर एज ऐसे पढ़ा होगा आपने, एज के साथ सो का यूज ना करें, एज के साथ सो का यूज ना करें, बिकॉज के साथ देयर फॉर का यूज ना करें, ऐसे ये पढ़ाया जाता है ना। कि अगर आगे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब लिखा हो तो इससे पहले दैट का यूज मत किया करो। रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
सेंटेंस से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सेंटेंस ही बताता हूँ, आप एक बार आप इन तीनों को अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। As I have lived in Mumbai for a year, so I know how expensive it is. क्योंकि मैं मुंबई रह चुका हूँ, मुंबई में रह चुका हूँ 1 साल के लिए, तो मैं जानता हूँ कि ये कितना एक्सपेंसिव है, मतलब यहाँ रहना कितना एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, एक तो रट्टा हो गया कि एज के साथ सो नहीं आता तो इसको काट दो, ठीक है। इसके पीछे का जो ग्रामेटिकल लॉजिक है वो ये है कि देखो एज सो का जो पेयर होता है वो तो सिमिली वाला पेयर होता है ना, और वो भी एज सो नहीं है, सो एज है। एक तो एज सिमिली वाला पेयर है, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। एक सो वाला है, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ऐसा तो कोई पेयर नहीं है एज सो का, तो यानी ये दो अलग अलग कंजंक्शन है, ये कोई कोरिलेटिव कंजंक्शन का जोड़ा तो है नहीं। अच्छा जी, अब आप देखिए यहाँ पे कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 2 क्लॉजेज हैं। 2 क्लॉजेज हैं तो उनको जोड़ने के लिए कितनी कंजंक्शन चाहिए। कोरिलेटिव में 2 वर्ड यूज होते हैं ना, ये कोई कोरिलेटिव तो है नहीं, तो कितनी कंजंक्शन लगी होनी चाहिए थी, 1। हमने क्या लगा दी, 2। दिक्कत ये है इसमें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं है कि सो को ही हटाने से ठीक होगा, अगर आप एज को हटा दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर अ ईयर, सो आई नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज, है कि ना। लेकिन हमने हमेशा रटा कि एज के साथ सो नहीं आता, एज के साथ सो नहीं आता, ना हमने कभी सोचा ना हमने कभी पूछा। दोनों तरीके से ठीक हो सकता है, एज को हटा दें, सो को हटा दें, लेकिन पेपर में किसको हटा के आना है, पेपर में सो को ही हटा के आना। अब ऐसा क्यों सर, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट समझी जाती है, इसलिए लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करेंगे, इसलिए उस एज को सही मानकर इस सो को करेक्ट करेंगे, यानी इस सो को हटा के बस कॉमा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। When Shreya was leaving home last night, I asked her where she was going, but she didn't reply and left. जब श्रेया घर से बाहर जा रही थी पिछली रात को, तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही थी, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया और चली गई। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, व्हेन श्रेया वॉज लिविंग होम, अब ये जो व्हेन है ये किस किस को कनेक्ट करा, इस वाले क्लोज को, जब वो जा रही थी मैंने पूछा था, ये दोनों बातें, जब जा रही थी मैंने पूछा था, ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछा था, आई आस्क्ड हर, क्या पूछा, कहाँ जा रही है, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। अब देखना एक एक करके, व्हेन जो है वो जाने को और पूछने को कनेक्ट कर रहा है। अब पूछा क्या, ये यहां जा रही है, तो अब इन दोनों चीजों को कनेक्ट करना है। आगे अलग हो गया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया और चली गई, ठीक। अब आस्क वाला जो है, मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ही कंजंक्शन तो चाहिए। फिर से देख लो, व्हेन ने कनेक्ट किया जाने को और पूछने को, ठीक है। बट से तो कहानी आगे अलग शुरू होगी, बट का इसके और किसी के साथ रिलेशन, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और चली गई। आस्क वाली वर्ब को और कहाँ जा रही हो, पूछा कहाँ जा रही हो, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ही कंजंक्शन तो लगेगी बीच में, दैट और वेयर दोनों टाप दिया आपने तो। अब समझना, हमने रट रखा है कि अगर दैट के बाद वाई आए, दैट के बाद वेयर आए, दैट के साथ व्हेन आए, तो उस केस के अंदर दैट को हटा देते हैं। अब पहली बात तो क्यों हटाते हैं वो आज आपको समझ में आ गया, क्यों हटाते हैं, क्योंकि 2 क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए एक ही कंजंक्शन लगनी थी, ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन का काम कर सकता है, इसको रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं, ये एडवर्ब प्लस कंजंक्शन होता है। हटती क्यों है तो पता चल गया। अब जब 2 कंजंक्शन है, जैसे यहाँ पे दोनों में से कोई भी हटाने से ग्रामेटिकली तो ठीक हो रहा था ना, पेपर में ये हटा के आनी है मैंने मान लिया, लेकिन ग्रामेटिकली तो ये और ये कोई भी हटा दो ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे कोई भी हटा सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं दैट हटा दें चाहे वेयर हटा दें, बात एक ही है, नहीं, क्योंकि वेयर का अपना एक मतलब है, दैट का मीनिंग तो सिर्फ की है, वो तो पॉज देने के काम आता है, इसलिए हमें अगर हटाना है इन दोनों में से तो हम दैट को हटाएंगे, ना कि वेयर को। आई बात समझ। सेम यहाँ पे राधिका के हस्बैंड ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही थी, हाँ कि ना। अब यहाँ पे राधिका के हस्बैंड ने पूछा, अब दैट भी लगा रहे हो, वट भी लगा रहे हो, वट अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, हाँ कि ना, तो फिर दैट क्यों लगा रहे हो। अब क्या करें, दैट और वट में से कोई भी हटा दें चलेगा, नहीं, क्या कर रही है, क्या वाला मीनिंग तो वट ही दे पाएगा, दैट तो दे नहीं पाएगा, तो आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो आज आपको ये जो रट्टा आपने बिठाया था कि आज के साथ सो नहीं आता और आगे दैट के, अगर आगे दैट वाई, दैट व्हेन, दैट वेयर, दैट व्हाट ये लगाओ तो दैट को उड़ा देते हैं, क्यों उड़ा देते हैं, क्लियर हो गया होगा आज।
नेक्स्ट पर आ जाइए। अनटिल वर्सेस अनलेस, ठीक है। अनटिल बात करता जी टाइम की, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, नॉट इनके अंदर दोनों के अंदर अंडरस्टूड होता है। ये बात करता है जी टाइम की, और ये जनरल कंडीशन की बात करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं, अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर परमिशन नहीं मिली तो ये काम नहीं होगा। इसका मतलब होता अगर नहीं, इसका मतलब होता जब तक नहीं, इसका मतलब होता अगर नहीं। अगर टाइम की कंडीशन लगानी हो, अगर टाइम की बात करनी हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ये काम नहीं होगा, है ना, मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा जब तक तू मुझे रिप्लाई नहीं देगा, टाइम की बात करनी हो तो अनटिल लगाते हैं। जनरल कंडीशन, अगर पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, है ना, अगर बदतमीजी से बात करेगा तो कूट दूंगा, इस टाइप की बातें। जनरल कंडीशन लगानी हो, अगर नहीं वाला मीनिंग देना तो ये लगाते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये जो कंजंक्शन है अनटिल और अनलेस, इनमें नॉट छुपा हुआ है पहले से, तो जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस आ जाए तो उसको नेगेटिव मत करो, उसके अंदर नॉट, नेवर वगैरह ये सब चीजें मत लगाओ, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ है। करके दिखाओ। आ जाओ। until you control your diet you won't be able to lose fat। अगर तुम अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करोगे तो फैट लूज नहीं कर पाओगे। अब काफी बच्चे इसके अंदर ये भी हिंदी कर सकते हैं, जब तक तुम अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करोगे। सर ऐसे मीनिंग से भी तो ठीक लग रहा है, तो ध्यान रखना, अनटिल आप तभी लगाना जब पक्का आप 100% श्योर हो कि टाइम की ही बात हो रही है। अगर आपके हिंदी मीनिंग से अनटिल और अनलेस दोनों ठीक लग रहे हैं ना, तो समझ जाना अनलेस ही आएगा। अनटिल सिर्फ तब लगाते हैं जब सिर्फ टाइम की ही बात करनी हो। अगर आपके अकॉर्डिंग दोनों से मीनिंग ठीक आ रहा ना, अगर अगर तुम डाइट पर कंट्रोल नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं कर पाओगे, फैट लॉस नहीं कर पाओगे। जब तक डाइट पे कंट्रोल नहीं करोगे, अगर दोनों मीनिंग ठीक आ रहे हैं तो समझ जाना आप गलत सोच रहे हो। जनरल कंडीशन वाला यानी अनलेस ही आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो कि तुम वेट करोगे मेरे लिए यहां अगर मैं नहीं आता हूं। अनलेस आई रिटर्न, अगर मैं नहीं आता हूं। अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आता हूं। अब यहां पे 100% पता है कि अनलेस नहीं आ पाएगा। यहाँ टाइम की बात करनी कि मेरा वेट कब तक करोगे, वादा करो कि मेरा वेट कब तक करोगे, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। आ रही है जी बात समझ में। एक किसी के साथ रटा रटा रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, अनटिल आई रिटर्न बैक लिख देते तो गलत हो जाता। यश विल नॉट गो ऑन द ट्रिप अनलेस ही डज नॉट हैव इनफ मनी फॉर दैट। मान लो जैसे होता ना, कॉलेज वॉलेज में आपने कुछ लोग देखे होंगे, ठीक है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, अरे यार वो दोस्त भर देगा, कंट्री जहाँ पे खाना खाने जाना है, अरे यार उसको बोल देंगे वो दे देगा। लेकिन कुछ लोग खुददार होते हैं, पैसे नहीं है तो वो जाएंगे ही नहीं, है ना। तो यू विल नॉट गो, सॉरी, यश विल नॉट गो ऑन द ट्रिप, यश ट्रिप पे नहीं जाएगा, यश ट्रिप पे नहीं जाएगा अगर अगर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे उस चीज़ के लिए। अगर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, मान लो उस ट्रिप पे जाने के लिए 5,000 चाहिए, 6,000 चाहिए, अगर उसके पास पूरे पैसे नहीं होंगे ना, तो वो जाएगा ही नहीं, किसी से उधारी या किसी का एहसान नहीं लेगा वो। अब अनटिल अनलेस के अंदर तो पहले से नॉट अंडरस्टूड होता है, तो फिर ये नॉट तो गलत हो गया। अब क्या इसको सही करके लिखेंगे क्या। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज होता है, लेकिन जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो क्या डू डज की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको क्या लिख दोगे, पूरे को हटा के अनलेस ही हैज लिख दोगे। अगर आपको टेंस की समझ है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा कैसे घटा। एक बार फिर बोल देता हूँ, फंडा क्या है, अनटिल अनलेस के अंदर नॉट अंडरस्टूड होता है, तो जिस क्लॉज में अनटिल अनलेस आए वहां पर नॉट अपन नहीं लगाएं, क्योंकि इसमें पहले से नॉट है। अगर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, अगर नहीं इसमें ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। अब ये है डज नॉट हैव, ये डज नॉट हैव, डज प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ये है प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए तो डू डज की जरूरत पड़ती है प्रेजेंट डेफिनेट में, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस लिखने के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना डू डज की। ऐसे तो थोड़ी लिखोगे ही डज हैव अ कार, स्ट्रेस डालने के लिए वो भी आता है, ठीक है,
गलत वो भी नहीं होता जैसे कोई कहे भी मेरे को तो नहीं लगता उसके पास गाड़ी, अरे है, ही डज हैव अ कार, है उसके पास गाड़ी, लेकिन वो स्ट्रेस डालने के लिए आता है। पॉजिटिव में डू डज आता है स्ट्रेस डालने के लिए, यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे अपन अनलेस ही हैज इनफ मनी फॉर दैट। कुछ बच्चे ना इसके अंदर बड़े दिक्कत परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने रट रखा होता है, उन्होंने रट रखा है कि अनटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं आता। कहाँ नहीं आता ये तो समझ लो। अब अनटिल अनलेस के साथ यहाँ पे इस एरिया में नॉट होता तो गलत हो जाता, अनलेस यू डू नॉट कंट्रोल लिखा होता तो गलत है। क्या यहाँ भी नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है ना। तो रटने से पहले थोड़ा सोच लो कि वो रूल क्यों बना। अनटिल अनलेस के अंदर नॉट अंडरस्टूड है, वो नॉट कहाँ मानना जाएगा? उस क्लॉज में ही तो मानना जाएगा जिस क्लॉज में है। अगले अगर तू सोच यहाँ से तूने नॉट उड़ा दिया, फिर पता मतलब क्या हो जाएगा? अगर डाइट पर कंट्रोल नहीं करोगे, अगर तुम डाइट पर कंट्रोल नहीं करोगे, यू नॉट हटा दिया, यू विल बी एबल टू लूज फैट। अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं करोगे तो फैट को लूज कर लोगे। ये तो उल्टा मीनिंग दे दिया, हाँ के ना। ऐसे ही अगर मान लो इसके अंदर यहां से नोट उड़ा दूं, जो रटने वाले बच्चे की अनटिल अनलेस आ गया तो फिर तो अब नोट आ ही नहीं सकता। क्या मतलब हो जाएगा फिर इसका? यश जो है वो ट्रिप पे जाएगा, यश जो है वो, क्योंकि नोट तो हट गया, यश विल गो ऑन द ट्रिप, यश ट्रिप पे जाएगा अगर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। वाह भाई, मीनिंग ही गड़बड़ कर दिया। तो ध्यान रखना, मानता हूं मैं कि अनटिल अनलेस के अंदर नॉट अंडरस्टूड होता है, नॉट नहीं लगाते, लेकिन कहाँ नहीं लगाते? जिस क्लॉज में अनटिल अनलेस आए उसमें। दूसरे क्लॉज में तो मीनिंग के अनुसार आ ही सकता है ना यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आज के सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। इफ द नाउन रीजन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस डोंट यूज कंजंक्शन बिकॉज, इंस्टेड यूज दैट। अगर आपके सेंटेंस में रीजन शब्द का यूज कर दिया गया है तो फिर बिकॉज कंजंक्शन मत लगाइए। क्यों? अरे बिकॉज कंजंक्शन का काम ही होता है किसी चीज का कारण बताना। जैसे आई डिडंट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वॉज इल। मैं ऑफिस नहीं गया था, क्यों नहीं गया था? क्योंकि मैं बीमार था, हाँ के ना। बिकॉज का काम ही है कारण बताना। अगर उस सेंटेंस में आप ऑलरेडी रीजन वर्ड लिख चुके हो कि इस चीज का रीजन, द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड हिज फेलियर, मान लो मैं सेंटेंस लिखूं द रीजन बिहाइंड हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, कि इज दैट ही डिड नॉट स्टडी। क्या लिखोगे? उसके फेलियर के पीछे का कारण ये है कि ये है क्योंकि। रीजन शब्द यूज कर दिया तो अब थोड़ी बिकॉज लगाने की जरूरत है, अब तो दैट से काम चल जाएगा, की से काम चल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। यही चीज सुपरफ्लुअस चैप्टर में भी पढ़ाई जाती है और कंजंक्शन का भी आप इसको कॉन्सेप्ट मान सकते हो। सपोजिंग और इफ को साथ में मत लिखो। सपोजिंग का मतलब होता है मानो कि, इफ का मतलब होता है अगर दोनों ही कंडीशन के काम आते हैं, दोनों ही कंजंक्शन है तो दोनों इकट्ठी मत लगाओ, दोनों में से कोई एक लगा लिया करो। करके दिखाओ। हाँ जी। द रीजन शी इज अपसेट दीज डेज इज बिकॉज शी ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड। द रीजन शी इज अपसेट, वो कारण कि वो आजकल अपसेट है। द रीजन शी इज अपसेट, वो कारण कि वो आजकल अपसेट है इन दिनों, वो ये है क्योंकि, कि वो ये है कि। द रीजन शी इज अपसेट, वो रीजन जिसकी वजह से वो अपसेट है वो है कि वो है क्योंकि। अब रीजन आ गया तो अब क्योंकि की जरूरत नहीं है ना, सीधा दैट से काम चल जाएगा। इज दैट कि उसका ब्रेकअप हो गया अपने बॉयफ्रेंड से, उसने ब्रोकअप कर लिया अपने बॉयफ्रेंड से। आ रही है बात समझ? तो रीजन पायल कुड नॉट, वो कारण कि वो अटेंड नहीं कर पाई वो था क्योंकि, कि वो था कि। रीजन वर्ड लिख दिया तो अब बिकॉज कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा दैट से काम चल जाएगा। मानो कि अगर तुम गलत निकले, मानो कि तुम गलत निकले, अगर तुम गलत निकले, मानो कि और अगर दोनों साथ में लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे एक ही कंजंक्शन चाहिए, तो या तो सपोजिंग रख लो या इफ रख लो, कोई भी एक रख लो, दोनों में से कोई भी एक रख लो जो आपका मन करे। ठीक है। अब ऑब्वियस बात है इनके बीच में तो स्लैश आएगा नहीं, इतना छोटा क्या स्लैश होगा। अगर बीच में ही आ जाए भाई तो फिर इफ को रख लेना, मतलब इफ को उड़ा देना, इसको रख लेना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये दोनों एक ही पार्ट में आएंगे, ये दो ही तो वर्ड है यार। तो इनमें से कोई भी एक रख लो, आपका जो मन करे। सपोजिंग रख लो या इफ रख लो, कोई भी एक रख लो।
इनमें से कोई भी एक यूज कर लो, ईदर वन। अब ये ईदर लिखूंगा, कई बच्चे जो पीडीएफ वगैरह देखेंगे सीधे सोचेंगे सर ने कहा है कि इनको काट के ईदर लगा देना। अब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इनमें से कोई भी एक ठीक हो जाएगा, कोई भी एक लगा लो। आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्लोज टेस्ट में और फिलिप्स में। करेक्ट कंजंक्शन लगाएं मीनिंग के अनुसार, सेंटेंस में जैसा मीनिंग चाहिए उसके अनुसार सही कंजंक्शन भरें। ठीक। अब अगर आपको कारण बताना है, इसको ऐसे समझो, आई डिडेंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया था। ठीक है। अब आगे मुझे एक बात लिखनी है, मैं बीमार था, ये कारण है, पहली बात का एक कारण है ना, मैं ऑफिस नहीं गया था, आपने लिखा आई डिडेंट गो टू ऑफिस। अब आगे आप लिखना चाहते हो मैं बीमार था, तो ये कारण है, तो कारण को बताने वाली कंजंक्शन लगेगी। क्या लिखोगे? बिकॉज आई वॉज इल, सो लिख दोगे इसमें। सोचो, आई डिडेंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया था, सो आई वॉज इल का तो क्या मतलब हो जाएगा? इसलिए मैं बीमार था, ऑफिस नहीं गया था इसलिए बीमार था। कुछ लोग हो सकते हैं, हो सकता है ऑफिस में कोई हो जिसको देख देख के आप जिंदा थे, ऑफिस नहीं गए तो बीमार हो गए, है ना। ऐसे भी होंगे दो चार कार्टून। चलो, मेरी बात मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। यानी जिस टाइप की बात आगे लिखनी होती है उसके अनुसार कंजंक्शन लिखनी होती है। अब इसका मतलब क्योंकि है, इसका भी मतलब क्योंकि है, इसका भी मतलब क्योंकि है, इसका मतलब इसलिए, इसलिए, इन दोनों का मतलब होता है हालांकि, इसका मतलब है लेकिन, फिर भी, ताकि, अगर। इफ और वेदर में क्या फर्क है? दोनों का मतलब अगर हो सकता है, लेकिन वेदर के साथ और का पेयर होता है, जैसे ईदर और नीदर और था ना, तो वेदर के साथ और का पेयर, अगर आगे और का पेयर बन रहा हो और क्या वाला मीनिंग देना हो, है ना, क्या वाला मीनिंग देना हो, और इफ का मतलब क्या भी हो सकता है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट राजेश, उसने मुझसे पूछा क्या मैं राजेश से मिला हूं। इफ का एक मतलब तो अगर वाला तो होता ही है, अगर लेट आए तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, वो मीनिंग तो है ही, उसमें तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि वो मीनिंग सिर्फ इफ हो सकता है, वेदर का तो मतलब क्या होता है ना। लेकिन क्या वाला मीनिंग इन दोनों का हो सकता है। अब ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड मेट राजेश, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट राजेश, दोनों ठीक है। लेकिन अगर आगे और का पेयर बना दूं और नोट लिख दूं तो फिर वेदर टिक करना पड़ेगा। व्हेन का मतलब होता है जब, वाइल का मतलब होता है व्हेन आता है पॉइंट के लिए, ड्यूरेशन के लिए, वाइल ड्यूरेशन के लिए आता है ना। जब मैं कहूं, मान लो मैं सेंटेंस ऐसा लिखूं, अ ट्रक हिट हिम, अ ट्रक हिट हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, वाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, ड्यूरेशन लिखिए तो दोनों ठीक है, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग भी ठीक है, वाइल भी ठीक है, वाइल बेटर है, दोनों ऑप्शन में हो तो वाइल को टिक करना है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ही वॉज हिट बाय, ही वॉज हिट बाय अ ट्रक, सॉरी, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, अगर मान लो कि मेरे को पॉइंट ऑफ टाइम बनाना है, उस केस के अंदर वाइल नहीं आ पाएगा। जैसे इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, हाँ, ही वॉज, he was crossing the road, he was crossing the road when he was hit by a truck, या while he was hit by a truck, वो रोड क्रॉस कर रहा था जब एक ट्रक ने उसे हिट किया। he was crossing a road when he was hit by a truck की while he was hit by a truck। अब यहाँ पे while नहीं आ पाएगा। एक तो ये डिफरेंस है when और while में, और एक while का और एक यूज होता है कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाना, जबकि दिखाना। जैसे मान लो मैं कहूँ आई लाइक ब्लैक कार्स while माई वाइफ लाइक्स रेड वंस, मुझे तो काली गाड़ियां पसंद है जबकि मेरी वाइफ को लाल गाड़ियां पसंद है। तो वाइल का एक मतलब जबकि वाला भी होता है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना भी होता है। राहुल इज अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट वाइल वाइल हिज ब्रदर इज वेरी नॉटी, राहुल तो ओबीडियंट स्टूडेंट है जबकि इसका भाई बड़ा शरारती है। तो ये इन वर्ड्स के मीनिंग है। तो जैसा सेंटेंस का मीनिंग हो उसके अनुसार भैया यूज करो। कारण बताने हैं तो ये वर्ड लगाया करो, परिणाम बताने हैं, रिजल्ट बताने हैं, इसलिए वाला मीनिंग देना है तो ये लगाया करो, हालांकि वाला मीनिंग देना है तो ये लगाया करो, फिर भी, लेकिन वाला मीनिंग देना है तो ये लगाया करो, ताकि लिखना है तो ये लिखो। ही केम अर्ली, वो जल्दी आया, सो दैट ही कैन गेट अ सीट इन द फर्स्ट रो, जल्दी आया ताकि उसको सीट मिल जाए। सो दैट इकट्ठा, ये वो वाला सो दैट नहीं है जो पीछे पड़ा है, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन, वो वाला नहीं है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, ताकि मतलब होता है इसका।
इफ का मतलब अगर भी होता है, और इफ और वेदर दोनों का मतलब क्या भी होता है। दोनों में डिफरेंस है कि वेदर का और के साथ पेयर होता है, वरना दोनों ठीक है। और ना दिया हो तो दोनों ठीक है, और दिया हो तो वेदर ही ठीक है। व्हेन वाइल के बीच में डिफरेंस बताया। आओ करके दिखाओ। करना भाई ट्राई, है ना, ये आपके लिए टाइम दिया जा रहा है। वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। आ जाओ। ही हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। उसके पास जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो भी जिन स्किल्स की जरूरत होती है वो सारी हैं, उसके पास सारी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और खूब सारा पैसा है। और वो डेयर नहीं करता एक कंपनी स्टार्ट करने की। अब क्या मीनिंग देना था? उसके पास सारी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और खूब पैसा है, फिर भी वो डेयर नहीं करता कंपनी शुरू करने की। जो कंपनी शुरू करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो उसके पास सब कुछ है, फिर भी हिम्मत नहीं करता। तो फिर भी वाला मतलब देना है ना। तो बट से बन सकता है, येट से बन सकता है, सबसे बढ़िया इसके अंदर येट से मीनिंग निकलेगा, फिर भी से मीनिंग निकलेगा। येट ही डेयर नॉट स्टार्ट, फिर भी हिम्मत नहीं करता वो। शी वुडंट हैव सफर्ड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हर इन टाइम। वो इतना सफ़र ना करती, वो इतना सफ़र ना करती अगर तुम उसकी सही समय पर मदद कर देते, समय रहते मदद कर देते। इन टाइम का मतलब होता है समय रहते, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, इन टाइम गलत नहीं। वो इतना सफ़र ना करती अगर तुम समय रहते उसकी मदद कर देते। व्हेन का तो मतलब जब होता है, अगर वाला मतलब देना है तो कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पे इफ से बनाना पड़ेगा। अब ये मीनिंग बेस्ड बातें हैं सारी, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकालना आता तो मुन्ना क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो तो नहीं हो पाएंगे, और आपसे 40% के करीब ग्रामर के सवाल भी नहीं हो पाएंगे अगर आप सेंटेंस का मीनिंग ही निकालना नहीं जानते। ठीक, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 50 टीचर से 50 बार 50 साल तक कोचिंग ले लो, रीडिंग किए बिना काम नहीं चलेगा। रीड करके सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आना ये बहुत जरूरी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंग्लिश आती है उसके लिए। He has very little money in his account, so he offered to help her for her treatment. उसके पास ना के बराबर पैसा उसके अकाउंट में, उसके पास ना के बराबर ही पैसा उसके अकाउंट में, इसलिए उसने मदद ऑफर करी, इसलिए उसने मदद ऑफर करी उसके ट्रीटमेंट के लिए। ना के बराबर पैसा है इसलिए मदद ऑफर करी, ये क्या बात हुई? अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर इसके अंदर ऐसा कर देते ना, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास खूब सारा पैसा है। अभी बताया इंग्लिश एक ऐसी भाषा है लेफ्ट टू राइट चलती है, लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन अपने को यहाँ करना पड़ेगा। उसके पास ना के बराबर पैसे हैं अकाउंट में, ना के बराबर पैसे अकाउंट में, फिर भी उसने मदद ऑफर करी कि जो हैं जितने हैं थोड़े हैं सारे देने को तैयार हूँ। उसके पास ना के बराबर पैसे हैं अकाउंट में, फिर भी उसने मदद ऑफर करी। स्टिल ही ऑफर्ड, स्टिल एडवर्ब भी होती है, द बेबी स्टिल क्राइंग, अभी भी वाला मतलब होता है, और स्टिल का मतलब फिर भी वाला भी होता है। स्टिल एक कंजंक्शन की तरह से भी काम कर देती है, येट लगा सकते हो, स्टिल लगा सकते हो, बट भी चल जाएगा अगर ये ऑप्शन में ना हो। अच्छा येट है, ना हो तो फिर बट भी चल जाएगा। उसके पास ना के बराबर पैसे अकाउंट में लेकिन उसने मदद ऑफर करी। ऐसे यहाँ पे अगर येट ना होता, अगर येट ऑप्शन में ना होता तो फिर बट भी चल जाता। इनको करके दिखाओ। हाँ जी। हर हस्बैंड वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग, उसका जो हस्बैंड था वो बड़ा ही लविंग और केयरिंग था। ऑल दो शी लेफ्ट हिम, हालांकि, हालांकि उसने उसे छोड़ दिया। हालांकि कहना है कि फिर भी कहना है? हालांकि आता है उल्टा रीजन देने के लिए। जैसे मान लो मैं कहूँ ही डिडंट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया, ठीक है। सही कारण तो क्या होगा, क्योंकि वो बीमार था, बिकॉज ही वॉज इल। लेकिन मुझे कहना है वो ऑफिस नहीं गया, वो ऑफिस नहीं गया हालांकि ठीक था। ही डिडंट गो टू ऑफिस ऑल दो ही वॉज वेल, वो ऑफिस नहीं गया था हालांकि वो एकदम तंदुरुस्त था, हेल्दी था, सही था। उल्टा कारण बताने के काम आता ऑल दो। एक और सेंटेंस देख लो, ही डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं करी। ही डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं करी। ऑल दो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी,
उसने मेरी मदद नहीं करी थी, हालांकि उसके पास खूब पैसा था। आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऑल्दो और दो उल्टा कारण बताते हैं। यहां पे क्या है, उल्टा कारण है कि उल्टा रिजल्ट आ रहा है। उसका हस्बैंड बड़ा ही लविंग और केयरिंग है, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। ये तो उल्टा परिणाम आया, उल्टे परिणाम के लिए है, बट है, येट है, स्टिल है, फिर भी छोड़ दिया। तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, येट लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? अगर इसी सेंटेंस को मैं पलट के लिख दूं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इसी सेंटेंस को अगर मैं पलट के लिख दूं, इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, शी लेफ्ट हिम, फिर डैश लगाऊं, फिलअप डाल लूं, हर हस्बैंड वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग। फिर क्या आएगा, शी लेफ्ट हिम, उसने उसे छोड़ दिया, हालांकि उसका हस्बैंड बड़ा लविंग और केयरिंग था, फिर ऑल दो आएगा। यानी देखो समझने की कोशिश करना, ये शी लेफ्ट हिम क्या है, ये परिणाम है, उल्टा परिणाम, इसलिए आपने क्या लगाया, येट लगाया। अगर आप इसी को जो कंजंक्शन, देखो शी को पहले लिख लो और इसको आगे ले आओगे तो बीच में कंजंक्शन आ जाएगी, फिर वो लगेगी इसके हिसाब से। और ये क्या है, ये क्या है, अगर ये रिजल्ट है तो ये क्या है, उल्टा कारण है, तो फिर क्या सही हो जाएगा, फिर ऑल दो सही हो जाएगा। यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर बदलने से कंजंक्शन भी बदल जाती है। इसी बात को मैं आपको एक और चीज से कराता हूं। जैसे मान लो इसी सेंटेंस को अपन ऐसे लिख दें, इसी सेंटेंस को अपन पलट लें, मान लो ही ऑफर्ड टू हेल्प हर फॉर हर ट्रीटमेंट। उसने ऑफर करा उसकी ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करने का, ठीक है। अब यहां पे फिर मैं लिखूं सो और अपना येट और ऑल दो, मान लो दो ऑप्शन दे दूं आपको, येट और ऑल दो ही हैज वेरी लिटिल मनी इन हिज अकाउंट। फिर क्या लगाओगे, ये ही वाला पार्ट आगे ले जाऊं और ये जो पहले लिखा है बाद में ले आऊं, तो बीच में लगाना हो तो येट और ऑल दो में से क्या लगाओगे, उसने ऑफर करी मदद उसके ट्रीटमेंट के लिए, हालांकि उसके अकाउंट में ना के बराबर पैसे थे, फिर भी नहीं, हालांकि, फिर आता है इसमें ऑल दो। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्लिप करने से कंजंक्शन पलट जाती है। क्यों पलट रही है समझ रहे हो ना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये है परिणाम और ये है कारण। कारण के अकॉर्डिंग अलग कंजंक्शंस हैं, परिणाम के अकॉर्डिंग अलग कंजंक्शंस हैं। इसमें भी ऐसे देख सकते हो, वो हिम्मत नहीं करता कंपनी स्टार्ट करने की। अब यहाँ पे डैश लगा दूं और फिर ये बात लिख दूं, ही हैज ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, फिर क्या लिखोगे, ऑल दो लिखोगे। वो हिम्मत नहीं करता हालांकि उसके पास सारी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और पैसे, फिर यहाँ पर ऑल दो आ जाता। यामिनी ब्रोक माई लैपटॉप, यामिनी ने मेरा लैपटॉप तोड़ा था, लेकिन मैंने उसको कहा कि इसको ठीक करा के दे। लैपटॉप तोड़ा था लेकिन मैंने कहा ठीक करा के दे, कि इसलिए मैंने कहा ठीक करा के दे, तो इसलिए वाला मीनिंग देना है, तो फिर सो लगाना पड़ेगा। आई मिस्ड माई बस, मैंने बस मिस कर दी थी, मेरी बस मिस हो गई क्योंकि मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ी ऑफिस के लिए। बस मिस हो गई थी क्योंकि टैक्सी बुक करनी पड़ी, कि बस मिस हो गई थी इसलिए टैक्सी बुक करनी पड़ी, क्या लगाना पड़ेगा, इसलिए टैक्सी बुक करनी पड़ी। क्लियर हो गया भाई? यानी सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आपको कंजंक्शन लगानी है। क्योंकि वाला मीनिंग देना है तो अलग कंजंक्शन है, इसलिए वाला मीनिंग देना अलग कंजंक्शन है, हालांकि वाला मीनिंग देना अलग कंजंक्शन है, फिर भी वाला मीनिंग देना अलग कंजंक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपने रटी थी, एज के बाद ये नहीं आता, इसके बाद ये नहीं आता, इसके साथ इसका ही जोड़ा है, बहुत सारी चीज़ों की आज आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। ये आपका होमवर्क है, एक एक बच्चा बिना किसी दूसरे बच्चे का कमेंट कॉपी किए अपने खुद के आंसर लिखना, कोशिश करना थोड़ा सा रीज़न भी साथ में देने की, ठीक है। और अगर ये मेहनत और ये कोशिश पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इससे वो फीलिंग आ रही है सेटिस्फेक्शन की कि हाँ मेरे उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और रट के नहीं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। मैंने पहले भी बोला था कि आपने गोल्डन रूल वाली, इंपॉर्टेंट रूल वाली वीडियो बहुत देखी होंगी, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ सारे की तो नहीं, लेकिन 95% की गारंटी है उनको कॉन्सेप्चुअली आपको बताया कि वो क्यों लग रहे हैं। अगर ये कोशिश पसंद आए तो वो लाइक कमेंट शेयर अपना एल्गोरिदम के लिए देख लेना, इसका आंसर कमेंट कर देना। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में।